Hello friends, myself Ravi. Today we are here with a new chapter of class 8 chapter number 4. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा इस चैप्टर में हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे कि हम हमारी जो डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे मटेरियल्स देखते हैं, जैसे आप अपने घर पे प्लास्टिक मेड, वुडन मेड, आयरन मेड, पेपर मेड, काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस, काफ़ी सारे मटेरियल्स देखते हैं। उन मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल मेटल में कंसिडर होगा और कौन सा मटेरियल नॉन मेटल में कंसिडर होगा, और हम ये बात कैसे तय करेंगे। साइंटिफिकली हम इस बात को आज सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस मेटल में कंसिडर होंगे और कौन से सब्सटेंसेस नॉन मेटल में कंसिडर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि इस प्रॉपर्टी वाली सब्सटेंसेस जो है वो मेटल में कंसिडर होंगी और इस प्रॉपर्टी वाली सब्सटेंसेस जो है वो नॉन मेटल में कंसिडर होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव द मेटल्स, कि जो मेटल्स हैं या जिन मटेरियल्स को आप मेटल्स में कंसिडर करोगे उनमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी और जो नॉन मेटल में कंसिडर होंगे उनमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर? आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का सबसे पहले आपको डिफाइन पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ऐसे सब्सटेंसेज या ऐसे मटेरियल्स जिनको बीट करने पर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं। विद एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कोल होता है, अगर आप कोल को बीट करने की कोशिश करेंगे तो कोल जो है वो बेटा बिखर जाएगा, टूट जाएगा बारीक बारीक पीसेस में। अगर आप ग्लास को बीट करने की कोशिश करेंगे तो ग्लास आपका जो है वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाएगा। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में है तो वो मेटल में कंसिडर नहीं होगी। मेटल का मतलब है अगर आप उसको बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल, आप जो लंच बॉक्स लेकर जाते हैं उस लंच बॉक्स में जो आपकी चपातीज हैं वो जिस चीज में रैप करके आपको दी जाती हैं वो एक्चुअली एल्यूमिनियम फॉयल होता है। और एल्यूमिनियम एक तरीके का मेटल है, और जब उसको बीट किया जाता है तो एल्यूमिनियम थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको इसलिए रैप किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर सस्टेन रहे, मेंटेन रहे। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल गेन करेंगे या रखेंगे वो है मेलेबिलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है मेटल की वो है कि मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सब इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, या वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं, पास होने देते हैं। जैसे जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं या जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो हम मेटल वायर्स की बिछाते हैं या मेटल वायर्स की डालते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक हम कंडक्ट कर सकें। या जैसे कोई आयरन रॉड होती है तो आयरन रॉड का अगर आप एक एंड गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक उसने हीट को क्या किया, ट्रांसफर किया। जबकि अगर आप ऐसा पेपर के साथ देखेंगे तो अगर आप पेपर के एक एंड को जलाएंगे तो दूसरा जो एंड है जिसको आपने हाथ से पकड़ रखा है वहां उसका आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। अगर आप वुड का एक पीस है जो किसी प्लेस पर जल रहा है, अगर आप उस वुड के दूसरे पीस को पकड़ना चाहेंगे आप इजीली आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि वुड जो है, पेपर जो है, प्लास्टिक जो है, ये हीट को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनकी जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था। तो मेटल्स का दूसरा कैरेक्टर हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स की डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि आप उनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, आप उनसे वायर्स बना सकते हैं। जो भी हम कॉपर वगैरह के वायर्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग में, वो वायर्स में कन्वर्ट होना डक्टिलिटी कहलाती है, और डक्टिलिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स।
अगर कोई मटेरियल मेटल है तो आप उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल की कि मेटल हमेशा सोनोरस होंगे। सोनोरस का मतलब है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आपका जो स्कूल होता है उस स्कूल में जो बैल होती है, आपने देखा होगा कि वो बैल एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है, लेकिन जब उस बैल को बजाया जाता है तो उसका जो साउंड है वो कंप्लीट स्कूल कैंपस में आपको सुनाई देता है। तो मतलब ये हुआ कि जब आप मेटल को स्टक करते हैं या उसको बीट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप टेम्पल में भी देख सकते हैं कि जब हम टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ जो बैल होती है उसको जब हम स्टक करते हैं तो उसका साउंड एक वाइब्रेटरी फॉर्म में हमारे को सुनाई पड़ता है, एक रिंगिंग साउंड हमारे को वहाँ सुनाई पड़ता है। तो ये हो गई मेटल्स की फोर्थ प्रॉपर्टी कि मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। फिफ्थ एंड वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज हार्डनेस। मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। मतलब जनरली जो मेटल्स हैं वो हार्डनेस शो करते हैं, कभी भी वो सॉफ्टनेस शो नहीं करते, क्योंकि डेंसिटी जनरली मेटल्स में ज्यादा पाई जाती है और ड्यू टू हायर डेंसिटी वो हमेशा हार्डनेस शो करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हमेशा शाइनी या लस्ट्रस अपीयरेंस देते हैं। मेटल्स को देखने पर हमेशा हमें वो चमकीले नजर आते हैं, वो हमेशा एक शाइनी सरफेस रखते हैं। लस्ट्रस प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है, नॉन मेटल हमेशा डल होता है। फाइन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको देख करके हम ये तय कर सकते हैं, हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इज दिस ऑब्जेक्ट इज मेटल और नॉन मेटल। यहां आपकी फैसिलिटी के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जिन एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी आप ये देख सकते हैं कि ये चीज मेटल है या नहीं है। तो जैसे आयरन है, मेटल में कंसिडर होता है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स बिलोंग्स टू मेटल्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल गेन रखेगा या जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल शो करेगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी नॉर्मली नॉन मेटल शो नहीं करेगा। क्लियर? जैसे मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बट नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटल्स हीट को कंडक्ट करेंगे, नॉन मेटल हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। मेटल्स जनरली शाइनी अपीयरेंस देंगे, जबकि नॉन मेटल्स हमेशा लस्टरस, लेस या डल अपीयरेंस देंगे। ठीक है ना? तो एक लाइन मैंने यहां लिख दी है कि नॉन मेटल्स जनरली नॉट शो अबव प्रॉपर्टीज। ये जो भी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज हैं ये जनरली आपके नॉन मेटल्स शो नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात अभी हम कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम बाद में करेंगे। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स के अगर एग्जांपल देखा जाए तो सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैसेज पाई जाती हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये जनरली नॉन मेटल में कंसिडर होंगी। सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये जनरली आपके नॉन मेटल्स में कंसिडर होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की और जो नॉन मेटल शो नहीं करेंगे, और हमने इस हिसाब से ये जस्टिफाई करना सीखा कि अगर कोई सब्सटेंस मेटल है तो वो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। यस बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने देखा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करी कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स द्वारा शो की जाती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं। जैसे मेटल्स मलाइबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, शाइनी होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स द्वारा जनरली वो प्रॉपर्टीज शो नहीं की जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ एक्सेप्शन बताएंगे कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट एक्सेप्शनल वो कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्डनेस शो करते हैं, वो हार्ड होते हैं, बट जो बेटा सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, आप उनको चाकू से काट सकते हैं। ये जो दो मेटल हैं वो हार्डनेस का एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि मेटल्स हमेशा जनरली
सॉलिड कंडीशन में पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं, जो भी अपन ने ऊपर भी देखा। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, वो आपको सॉलिड कंडीशन में नहीं मिलेगा। ये आपको 2-3 एक्सेप्शन याद रखने हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। अगर मेटल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, अगर मेटल वाटर के कांटेक्ट में तो आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मेटल्स शो करते हैं बेटा रस्टिंग। ठीक है, मेटल्स जनरली जब भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स। जैसे हम आपको यहां समझाने की कोशिश करते हैं, आयरन लोहा आप सबने देखा होगा, वो जब भी कभी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, दोबारा समझने की कोशिश करिए, जो आयरन है आपका वो जब भी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके आपको जंग लगी हुई मिलती है, उसके रस्ट लगी हुई मिलती है। मतलब एक तरीके से उसने अपने ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर ली है और उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये है Fe2O3.XH2O। इट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। उसका जो प्रोडक्ट आएगा आपके सामने वो आएगा Fe2O3+XH2O। इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसको आप जंग का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम का, कि जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके देता है। तो यहां पर भी हमने देखा कि जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो उसने मेटल ऑक्साइड बनाया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जब कॉपर को हम वाटर, CO2 और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये पहले तो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक चीज हमारे पास बनती है कॉपर कार्बोनेट। समझ रहे हो, मतलब मेटल ऑक्साइड भी बना रहा है और मेटल जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां समझने की बात यह है कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये जनरली नेचर में बेसिक होते हैं। ये बात आप कैसे चेक करोगे, ये बात चेक करने के लिए ये जो रस्ट आपने यहां प्रिपेयर करी थी, ये जो रस्ट आपने यहां प्रिपेयर करी है, जो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर से आपको मिली, इस रस्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसकी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए लिटमस पेपर, तो आप पाएंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा बताता हूं मैं आपको, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं एंड इट इज द इंडिकेशन ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एसिडिक प्रॉपर्टी की जो भी चीजें हैं वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करती हैं और जो बेसिक प्रॉपर्टी की चीजें हैं वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी की चीजें हमेशा आपको ब्लू अपीयरेंस देगी और एसिडिक प्रॉपर्टी की चीजें हमेशा आपको रेड अपीयरेंस देगी ऑन द लिटमस पेपर। अगर आप लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आपने आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपने रस्ट ऑब्टेन करी। जब आप इस रस्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे या जब आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे और जब आप इसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये रेड लिटमस का कलर ब्लू लिटमस की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, या जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यह आपको हमेशा याद रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। फाइन, तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, कि हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फाइन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बिल्कुल, नॉन मेटल्स भी आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। जैसे अगर सल्फर, मैंने आपको नॉन मेटल में एक एग्जांपल कंसीडर करवाया था सल्फर का, अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये आपको देगी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको देगी सल्फ्यूरस एसिड।
फिर समझाता हूं मैं आपको। सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है। इस नॉन मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे देन यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड, एंड व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट विल गिव्स यू सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला है इसका H2SO3। और जब आप सल्फ्यूरस एसिड को लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस में, और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करना इंडिकेशन है एसिडिक प्रॉपर्टी का। तो हमें ये बात समझ में आई कि नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो जनरली नेचर में एसिडिक होंगे। फिर मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, मेटल्स जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, और मेटल ऑक्साइड्स जनरली नेचर में बेसिक होते हैं। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली नेचर में एसिडिक होते हैं। फाइन। Yes beta. Now we will see some reactions of metals and non-metals with water. ठीक है? We are talking about the chemical natures of या chemical properties of metals and non-metals. अब हम देखेंगे, अभी तक हम देख रहे थे कि रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमने देखा कि वो मेटेलिक ऑक्साइड देता है, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमने देखा कि वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देता है। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर में होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली नेचर में एसिडिक होते हैं। फाइन। अब हम देखेंगे कि रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो देखिए बेटा, पहले हम नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये बात तो आपको क्लियर कट याद रख लेनी है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो तो आपके जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी खत्म। बट ये वेरी रिएक्टिव होते हैं इन एयर, मतलब ये वाटर के साथ तो जनरली रिएक्टिव नहीं होते, बट ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं हम आपको कि जो फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है विद ऑक्सीजन। फास्फोरस का जो नेचर है वो विग्रसली रिएक्टिव होता है विद ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी स्टोर द फास्फोरस इन वाटर। ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई वी स्टोर्ड फास्फोरस इन वाटर, बिकॉज फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। तो हम उसको एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की रिएक्शन से बचाने के लिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूं कि फास्फोरस नॉन मेटल है। फास्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हम जब फास्फोरस को खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम फास्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं मेटल्स के पास। मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते, बट जो मेटल्स हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्टिव होते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी की जो स्टेट है वो वेरी कर सकती है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल, सोडियम जो है वो विग्रस रिएक्शन शो करता है विद वाटर। जिस तरीके से आपका यहाँ फास्फोरस विग्रस रिएक्शन शो कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, उसी तरीके से आपका जो सोडियम है वो बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है विद वाटर। क्लियर है। दैट्स वाई वी स्टोर द सोडियम इन केरोसिन। ये आपका फिर एक क्वेश्चन तैयार होता है कि वाई वी स्टोर सोडियम इन केरोसिन, बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव विद वाटर, इसलिए हम उसको वाटर के रिएक्शन से बचाने के लिए केरोसिन में स्टोर करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मेटल्स की जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो वेरी करती है। कोई बहुत तेज रिएक्शन शो करता है, कोई बहुत धीरे भी रिएक्शन शो करता है।
तो ये आपका हम बात करते हैं आयरन की, कि आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन स्लोली शो करता है। आपको पता है कि आयरन पे जो रस्ट लगती है उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने फ्रेश आयरन लिया, उस पर वाटर डाला और उसके हाथों हाथ रस्ट लग गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो एयर के साथ काफी तेज रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट वो वेरी करते हैं। कोई मेटल फास्ट भी कर सकता है, कोई मेटल स्लो भी कर सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन विथ एसिड्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की, फिर बात कर लेते हैं मेटल्स की। देखिए, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। यही प्रॉपर्टी आपकी बेस के साथ भी अप्लाई होगी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? आप यहां एक साथ लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस बोथ। नॉन मेटल्स जनरली ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। बट जो मेटल्स हैं वो जनरली एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और दोनों ही केस में मेटल्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो H2 गैस देगा, और अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो आपको H2 गैस ही देगा, और वो बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वी टॉक अबाउट सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कि अगर हम एक हायर रिएक्टिविटी मेटल के साथ कोई कंपाउंड किसी चीज का अगर बना हुआ है और अगर हम उसमें लो रिएक्टिविटी या हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है। ओके, ये अभी हम देखते हैं। यस बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि क्या कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल के ऊपर कोई इफेक्ट डालता है या सभी मेटल्स का इफेक्ट इक्वल होता है। उसके लिए हम कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। मतलब हम एक कंपाउंड में दूसरा मेटल डालेंगे और उस कंपाउंड में ऑलरेडी पहले से एक मेटल प्रेजेंट होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आप कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करते हो, अगर आपके पास पहले से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और अगर आप उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो बदल जाता है, और आप ये देखते हैं कि वो जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आपका जो कॉपर है वो रिप्लेस कर दिया जाता है या डिस्प्लेस कर दिया जाता है बाय द जिंक। ठीक है, ये क्यों कर दिया जाता है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। इसी तरीके से जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डालते हैं तो आप ये देखते हैं कि उन आयरन नेल्स ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करके खुद को उसकी जगह उन्होंने डिस्प्लेस कर लिया। मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उससे कॉपर आपने डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट आयंस के साथ फेरस ने अपने आप को कंबाइन कर लिया। फाइन। तीसरी बात कि जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कॉपर डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वहां पे एज इट इज वही जिंक सल्फेट बना रहा और कॉपर भी वहां पे एज इट इज वैसे ही पड़ा रहा, और कॉपर वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाया। फोर्थ एग्जांपल अपन देखते हैं कि जब फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में आप कॉपर डालते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि वो सॉल्यूशन एज इट इज रहता है, फेरस सल्फेट एज इट इज वहां रहता है और कॉपर वहां
यस बेटा, तो जब आपने फेरस सल्फेट के अंदर कॉपर ऐड किया तो आप ये देखते हैं कि यहां भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं हो पाई। और ऐसा ही आप फिफ्थ एग्जांपल में भी देखते हैं कि जब आप जिंक सल्फेट में आयरन ऐड करते हैं तो भी आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। तो आपने ये देखा कि रिएक्शन नंबर 1 और 2 में आपको चेंज मिला, जबकि 3, 4 और 5 आपके पास एज इट इज ऐसे के ऐसे रही। इस बात से यह साबित होता है कि बेटा साइंस में कोई भी चीज मनमर्जी से नहीं चलती है, वहां पे एक फिक्स रिएक्टिविटी है हर मेटल की। मतलब हर मेटल की अपनी एक रिएक्टिविटी होती है और वो कम या ज्यादा हो सकती है। यहां पे हमने टोटल 3 चीजें यूज करी है। एक हमने यूज किया है यहाँ पे जिंक, एक हमने यूज किया है फेरस और एक हमने यहाँ पे यूज किया है बेसिकली कॉपर। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ये याद रखना है कि जिंक इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, कि जिंक जो है वो हमेशा कॉपर और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर आपके पास कोई आयरन का कंपाउंड है और अगर आप उसमें जिंक ऐड कर देंगे तो ड्यू टू देयर मोर रिएक्टिविटी या हाई रिएक्टिविटी, जिंक ऑलवेज रिप्लेस द आयरन फ्रॉम द आयरन सॉल्यूशन और जिंक ऑलवेज रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सॉल्यूशन। जैसे यहां देखिए आप, ये कॉपर सल्फेट था आपके पास और इस कॉपर सल्फेट पे आपने जो है जिंक ऐड किया, तो देखिए जिंक जो है वो कॉपर को यहां से रिप्लेस करके फ्री कर रहा है और अपने आप को सल्फेट आयन के साथ बाइंड कर रहा है। फाइन। जबकि यहां आप देख रहे हैं कि जब आप कॉपर सल्फेट में फेरस ऐड कर रहे हैं तो फेरस की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा होने की वजह से फेरस यहां से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और सल्फेट आयन के साथ खुद को बाइंड कर रहा है। नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन कि जिंक सल्फेट का आपके पास सॉल्यूशन है और यू आर एडिंग कॉपर इन इट। यू हैव ऑलरेडी द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड नाउ यू आर एडिंग कॉपर इन इट एंड यू विल सी कि there are not any change in this reaction because principle is saying कि zinc is more reactive than copper। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन एज इट इज रहेगी। सेम एज फेरस सल्फेट में जब आप कॉपर ऐड करते हैं तो आपने ऊपर देखा है कि फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, that's why the copper cannot replace or cannot displace the ferrous from the solution. Same like zinc is more reactive than ferrous, that's why the ferrous is not able to displace the zinc from the solution and you will get automatically zinc sulfate plus ferrous। तो ये एक रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये मैंने इनको रिएक्टिविटी के सीरीज में ही लिख दिया है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम फेरस है, उससे कम कॉपर है। क्लियर है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ यूजेस मेटल्स के और नॉन मेटल्स के इन आवर डेली लाइफ। क्लियर। तो देखिए मेटल्स के पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेटल्स के हमारे पास काफी सारे यूजेस हैं, जैसे मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स फॉर्म करने में, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में एटसेट्रा। There are too many uses of the metals due to their physical और chemical properties। क्लियर है। बट आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि नॉन मेटल्स भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूजेबल हैं। नॉन मेटल्स का भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूज है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो है लाइफलाइन। जो हमारी ऑक्सीजन है वो एक गैस है और ये एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि क्या लाइफ ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा यूज नॉन मेटल का अपने लिए हो गया ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कि ये हमारी लाइफ लाइन है और इसके बिना हम ब्रीद नहीं कर सकते हैं। सेकंड यूज है कि जो हम फर्टिलाइजर बनाते हैं उसमें हम, तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन का यूज करते हैं और नाइट्रोजन भी एक गैस है और नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल में कंसिडर होगी, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड यूज हो गया इन फर्टिलाइजर्स टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। थर्ड जो यूज है कि आपने सुना होगा कि क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो गंदा पानी होता है या वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्लोरीन ऐड करके पीने लायक बनाते हैं।
या आपने सुना होगा कि जो हमारा पोर्टेबल वाटर होता है या जो टैप में जो हमारे वाटर आता है वो टैप में आने से पहले उसका क्लोरीनेशन होता है और क्लोरीनेशन होकर के हम उसमें माइक्रोब्स को खत्म करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नॉन मेटल्स का हमारे लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। फोर्थ जो यूज है कि जब भी आपके कभी वुंड हो जाता है, लग जाती है, तो आप एक टिंक्चर सॉल्यूशन या आयोडीन सॉल्यूशन लगाते हैं रेड कलर का। वो जो आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है वो भी आपका नॉन मेटल से ही बनता है। तो ये एक तरीके से आपके वुंड पे लगाने के काम आता है। फिफ्थ जो है कि क्रैकर्स में जो फॉस्फोरस ऐड होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो हमने उस वक्त आपको बताया था कि उसको आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो, तो आप क्रैकर्स जो बनाते हैं, पटाखे जो बच्चों के बनते हैं, उन क्रैकर्स में आप फॉस्फोरस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉन मेटल्स भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूटिलाइजेबल हैं, काफी ज्यादा यूजेबल हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेटल्स ही हमारे लिए यूजेबल हैं। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर इक्वली यूजेबल फॉर अस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव ए गुड डे टू ऑल। यस बेटा, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है वो हमें काफी नॉलेज प्रोवाइड कराता है अबाउट द मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हमने, अगर हम की फीचर्स की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बात करी वो हमने करी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से हमने स्टार्ट किया, और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये देखा कि हाउ मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स। और हमने ये देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले जो हमने बात करी वो करी कि मेटल्स में कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो नॉन मेटल्स द्वारा शो नहीं की जाती हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बात करी थी, तो अपना अगर नंबर 1 अगर अपन की फीचर देखें तो नंबर 1 की फीचर हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने काफी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते, नॉन कंप्रेसिव होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्ट्रक्चर में रिजिड होते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके नेचर में सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की वो करी कि साहब जो मेटल हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल हैं जैसे वुड है, जैसे पेपर है, जैसे प्लास्टिक है, तो ये अपने लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, या दे नॉट प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देमसेल्व्स, है ना, या वो खुद में से अपने आप में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, वो कंडक्ट नहीं होने देते हैं। और उसका हमारे लिए काफी बड़ा यूटिलाइजेशन भी है कि हम उससे इलेक्ट्रिक वायर्स की कवरिंग भी बनाते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो हमने देखी कि जो मेटल्स हैं वो जनरली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जनरली ऐसा नहीं करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि जो मेटल्स हैं वो मेलाइबल होते हैं, मतलब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको, जबकि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनको बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे, बारीक बारीक हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की वो थी आपकी डक्टिलिटी, कि आप उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि नॉन मेटल्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने वेरियस जो वेराइटीज थी वो मेटल्स की देखी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला जो अपना की फीचर था वो अपना की फीचर था कि साहब केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी में देखा कि विद ऑक्सीजन क्या रिएक्शन होती है। तो विद ऑक्सीजन जब हमने रिएक्शन देखी तो हमने पाया कि जो नॉन मेटल्स हैं
वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं और जो मेटल्स हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड्स बना रहे हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में बेसिक हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो जनरली नेचर में एसिडिक हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि एसिड्स के साथ एंड बेसेस के साथ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन है वो कैसी है। तो हमने पाया कि एसिड्स और बेसेस दोनों के ही साथ जनरली नॉन मेटल्स तो रिएक्शन करते नहीं हैं, बट मेटल्स जनरली दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और वो H+ आयन या हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। उसके बाद एक हमने वहां पे देखा कि रिएक्शन विथ वाटर, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमने वहां देखा कि कोई चीज वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है बट वो एयर के साथ रिएक्टिव नहीं है, और अगर कोई चीज वाटर के साथ नहीं कर रही है तो वो एयर के साथ काफी ज्यादा रिएक्टिव है। उसके भी एग्जांपल हमने आपको सल्फर और फास्फोरस की फॉर्म में अलग अलग वहां पे प्रोवाइड कराए। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी अपने पास वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वहां से हमने काफी कुछ सीखा। वहां से हमने ये सीखा कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद हमने देखा कि आयरन का नंबर आता है और उसके बाद हमने देखा कि कॉपर का नंबर आता है, कि अगर इन तीनों को अरेंज किया जाए तो कॉपर जो है वो आपका लेस रिएक्टिव है, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन फेरस एंड फेरस इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड फेरस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और इसके हिसाब से हमने वेरियस तरीके की रिप्लेसमेंट रिएक्शंस वहां पे करवाई और आपको समझाने की कोशिश करी कि जब आप किसी एक कंपाउंड में जिसके अंदर पहले से हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल प्रेजेंट है, अगर आप वहां पे लेस रिएक्टिविटी का मेटल अप्लाई करते हैं तो वहां पे कोई चेंज नहीं आता है। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें पहले से लेस रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है और अगर आप वहां पे हाई रिएक्टिविटी का मेटल अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल कंपाउंड में से लेस रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है और अपने आप को वहां पे कंबाइन करता है ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। फाइन। और एट लास्ट फिर हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हमने वहां देखा कि सिर्फ मेटल्स ही नहीं नॉन मेटल्स भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि दोनों ही तरीके के मटेरियल्स हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कि जैसे नॉन मेटल तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने देखा कि जो लाइफ लाइन है हमारी ऑक्सीजन वो एक मेटल नॉन मेटल है और नॉन मेटल के बिना तो हम ब्रीथ ही नहीं कर सकते। अगर हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे, और जब अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी तो इकोलॉजी पूरी तरीके से आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी तो कंज्यूमर्स का वहां पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं रह पाएगा। इस तरीके से हमने काफी अच्छा नॉलेज इस चैप्टर से गेन किया एंड आई होप कि आपको काफी अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स पे कंप्लीट ब्रीफ नॉलेज था इन दिस चैप्टर।